हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी नई कहानी है क्यों संदेह के कटघरे में औरत ही खड़ी की जाती है। संध्या दफ्तर से निकलती तो रात की सब्जी के लिए सोचते हुए वह मेट्रो से उतर सब्जी मंडी की तरफ मुड़ गई। वहीं से एक थक्ते भर की सब्जियां इकट्ठा लेकर घर आई तो नीचे पास वाले घर में आई नई पड़ोसन मृदुला मिल गई। मृदुला के साथ बातचीत करते हुए उसे 10 मिनट ही बीते होंगे कि उसने देखा कि उसके ससुर इतनी देर में ही बालकनी के 2 चक्कर लगाकर नीचे देख गए थे। संध्या को उनके हाव भाव से ही पता लग गया था कि उसे अब चलना चाहिए और मृदुला ने फटाफट बातचीत खत्म कर सब्जियों के थैले हाथों में पकड़ वह दंदनाती हुई सीढ़ियां चढ़ गई। संध्या ने देखा कि शाम के लगभग 6:30 बज गए थे और उसके हाथों में सब्जियों के थैले को देखकर भी सास कमला जी के माथे की त्योरियां चढ़ रही थी। संध्या ने फटाफट हाथ मुंह धोकर चाय चढ़ाई और होमवर्क कराती हुई बेटी को अंदर दूध गर्म देकर आई। कुछ ही देर में सास ससुर को चाय पकड़ा वह काम पर लग गई थी। अपनी प्याली वह अंदर ही छोड़ आई थी। चाय पीते पीते ही उसने दाल चढ़ाई, सब्जी काटी और सब्जी को छौंक लगा दिया और साथ ही साथ सुबह का गूथा हुआ आटा फ्रिज से निकाल कर रख दिया था ताकि रोटी बनाने तक वो थोड़ा नरम पड़ सके। और बीच बीच में वह चाय भी पीती जा रही थी। संध्या दिल्ली के एक मध्यवर्गीय घर की नौकरी पेशा महिला थी जो अपने पति, बेटी और अपने सास ससुर के साथ रहती थी। उसका पति रमेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और ज़्यादातर उसकी टूरिंग जॉब थी। महीने के काफ़ी दिन वो घर के बाहर ही रहता और ऐसे में संध्या के ऊपर घर और बाहर दोनों तरफ की जिम्मेदारियां आ जाती। अभी भी रमेश कंपनी के तरफ से बेंगलुरु गया हुआ था और 2 दिन बाद उसे वापस आना था। संध्या की सुबह तड़के 5 बजे शुरू हो जाती। मोटर चलाकर पानी भरने से लेकर बेटी को स्टॉप तक छोड़ने, अपना और रमेश का टिफ़िन बनाने, सास ससुर और अपना नाश्ता बनाने में और घर के इधर उधर के कामों में कैसे उसके दफ्तर का समय हो जाता उसे खुद भी पता नहीं चलता। और दौड़ते हुए वह मेट्रो स्टेशन की तरफ भागती। घर में से कोई भी काम में उसका हाथ बटाने की कभी कोशिश नहीं करता। रमेश ने 1-2 बार अगर कुछ करने की कोशिश की भी तो सास ने यह कह के टोक दिया, रहने दे, तू क्यों काम करने लग गया पड़ा है, खुद ही कर लेगी सब कुछ। और रमेश वही काम छोड़ देता। संध्या समझ नहीं पाती कि कम से कम रमेश को तो उसकी दिक्कत को समझना चाहिए था। आज भी संध्या को दफ्तर से आते आते देर हो गई थी। घर पहुंची तो उसने देखा कि सास ससुर का मुंह बना हुआ था और बेटी रोजाना की तरफ अंदर बैठ अपना होमवर्क कर रही थी। संध्या को देखते ही उसकी सास एकदम से गुस्से में बोल पड़ी, यह कोई वक्त है घर आने का? दफ्तर में काम करती हो तो यह थोड़ी मतलब है जब मर्जी घर आएगी। संध्या पहले ही दफ्तर के अधिक काम की वजह से थकी हुई थी और उसका मन इन बातों से और थक चुका था। लेकिन बिना कुछ जवाब दिए उसने उसी तरह रोजाना की तरह हाथ मुंह धोए, चाय चढ़ाई और उस दिनों को चाय दे आई और धीरे से इतना ही बोल आई, माँ जी आज दफ्तर में काम थोड़ा ज़्यादा था। अगले दिन भी संध्या को शाम को दफ्तर से लौटते हुए मृदुला मिल गई। संध्या देख रही थी कि उसके सास ससुर को उसकी मृदुला से दोस्ती भा नहीं रही थी। मृदुला से क्या कहे, तो उसकी किसी से भी दोस्ती कभी भाई ही नहीं थी। शादी के इतने सालों बाद भी उसने अपनी सोसाइटी में कभी किसी से कोई खास बातचीत नहीं की थी। घर से सीधा दफ्तर और दफ्तर से घर, बस इसी चक्कर में वह पिसती रहती थी। कभी रमेश से भी उसने बात करने की कोशिश की तो उसने यह कह के टाल दिया, छोड़ो, जब मम्मी पापा को पसंद नहीं है तो
तुम क्यों नई मुसीबत मोल लेना चाहती हो। 2 दिन बाद रमेश घर आ गया था। उसके आने से घर में थोड़ी रौनक हो गई थी। रमेश बेटी को बहुत प्यार करता था और उसके लिए बेंगलुरु से काफ़ी कुछ लेकर आया था। संध्या ने दफ्तर से आकर रमेश का मनपसंद खाना बनाया था। रमेश अपने माता पिता का इकलौता संतान थी, इसलिए उसके माँ बाप भी उससे ज़रूरत से ज़्यादा ही लाड प्यार करते थे। लेकिन बहू भी तो इकलौती थी, लेकिन उसकी बात आते ही इनका लाड प्यार न जाने कहाँ गायब हो जाता। इस बार जब रमेश बेंगलुरु से वापस आया तो उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। 2-4 दिन उसे बुखार आ रहा तो डॉक्टर से चेकअप कराकर कुछ टेस्ट कराएं तो पता चला कि उसे टाइफाइड हो गया है। दफ्तर से छुट्टी ले वह घर पर ही आराम कर रहा था। संध्या ने 4-5 दिन की छुट्टी ले ली थी। फिर उसके थोड़े संभलते ही संध्या ने दफ्तर जाना शुरू कर दिया था। संध्या की छुट्टी लेने से उस पर थोड़ा आजकल काम का दबाव ज़्यादा आ गया था, इसलिए उसे कभी कभी आने में थोड़ी देर हो जाती। उसने देखा कि अब सास ससुर के साथ रमेश भी उसे लेट आने के लिए सवाल पूछने लग पड़ा था। एक दिन जब वह नीचे मृदुला के साथ बातें कर रही थी तो ऊपर आते ही रमेश उस पर गुस्से से फट पड़ा। संध्या को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वह चुप्पी लगा गई थी। अगले दिन जब शाम को संध्या वापस आने लगी तो एक लाइन की मेट्रो खराब होने से मेट्रो बहुत देरी से चल रही थी, इसलिए संध्या पहले तो काफ़ी देर वहीं इंतज़ार करती रही। फिर उसने ऑटो से आने की सोची, पर मेट्रो की खराबी से भीड़ होने से उसे कोई ऑटो वाला भी नहीं मिल रहा था। इतनी देर में उसने रमेश को फ़ोन कर बता भी दिया था। वह सड़क पर खड़ी ही थी कि उसके दफ्तर का सहकर्मी रजत वहां आ गया और उसने उसे अपनी कार से घर पर छोड़ दिया। उसकी कार से उतरते हुए उसके ससुर ने बालकनी से उसे देख लिया था। संकोच के मारे वह रजत को अपने घर भी बुला नहीं पाई थी, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची, माँ जी गुस्से से बोली कि यह कोई वक्त है आने का? तुम्हें नहीं पता कि घर में सारे तेरा इंतज़ार कर रहे हैं? संध्या को माँ जी से तो यही उम्मीद थी, पर रमेश को भी जब अपने माता पिता का वकालत करते देखा तो उसे रहा नहीं गया और वह गुस्से से बोल पड़ी, माँ जी आपने तो हमेशा मेरे साथ भेदभाव ही किया है। रमेश भी तो इतने इतने दिन दूर पर रहते हैं, आपको क्या पता वह कहाँ क्या करते हैं? क्या कभी आपने अपने बेटे से पूछा है? नहीं ना, तो यह सवाल आप रोज़ ही क्यों मेरे से ही पूछती हैं, जबकि आपको सब पता है कि कभी सब्जी लाते हुए या कभी नीचे मृदुला से बात करते हुए 5 से 10 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं। मैंने सदा आपकी इज्जत की है और इसी इज्जत की वजह से मैंने कभी सोसाइटी में किसी और से बात करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि आपको मेरा किसी से बात करना पसंद नहीं। लेकिन अगर सामने से कोई मिल जाए मुझे, तो मैं उसे क्या जवाब दूं कि मेरे सास ससुर को मेरा तुझसे बात करना पसंद नहीं है और दंदनाती हुई सीढ़ियाँ चढ़ जाऊं? ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं? और अगर आपको यह लगता है कि मैं अपने सहकर्मी के साथ कार में घूमने के लिए मेट्रो का बहाना करूँगी तो मैं कार से दफ्तर के समय भी उसके साथ घूम सकती हूँ। आपको क्या पता चलेगा? आपके लिए तो मैं दफ्तर में ही हूँ। हर बार संदेह के कटघरे में हमेशा औरतों को ही क्यों खड़ा किया जाता है, यह मैं आज तक नहीं जान पाई। आप भी तो एक औरत हैं, क्या आप भी मेरे दर्द को समझ पाई हैं कभी? और संध्या यह कहती हुई गुस्से से अपने कमरे में चली गई। संध्या का पहली बार ऐसा रूप देखकर उसके सास ससुर के साथ साथ रमेश भी सकते में आ गया और वह कहीं न कहीं उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस दिन संध्या अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। थोड़ी देर बाद माँ जी उठी और उन्होंने ही रात का खाना बनाया और रमेश के हाथ संध्या की थाली भिजवा दी।
रमेश उसकी थाली कमरे में ले गया और बोला, संध्या मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जो मैंने तुम्हें संदेह की नज़रों से देखा, मैं जानता हूँ कि मम्मी और पापा के बहकावे में आकर ही मैंने तुमसे ऐसे बात की थी, लेकिन फिर भी गलती तो मेरी ही है जो मैं तुम्हारी मजबूरियों को कभी समझ नहीं पाया और तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करता रहा। संध्या बोली, रमेश तुम जानते हो कि मेरे माता पिता नहीं हैं और मैंने हमेशा माँ जी और पापा जी में हमेशा अपने माता पिता की छवि देखनी चाहिए, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ भेदभाव ही करते रहे। मैं सब कुछ सहन कर गई, लेकिन आज जब उन्होंने मेरे चरित्र पर संदेह किया तो वह मुझसे सहन नहीं हो सका और मैंने गुस्से में जवाब दे दिया। संध्या की यह बात सुन उनकी सास और ससुर भी कमरे में आ गए और उससे माफ़ी मांगते हुए बोले, बेटी हमें माफ़ कर दो, हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। संध्या ने माँ जी को गले लगते हुए कहा, नहीं माँ जी, मैं आपको माफ़ करने वाली कौन होती हूँ, बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी बेटी की तरह ही देखें और इस घर में भेदभाव की यह भावना बिल्कुल खत्म हो जाए। थोड़ी देर बाद घर में हंसी की ठहाके गूंज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे भेदभाव की छाया उस घर से हमेशा के लिए दूर हो गई थी। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें